अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 12 का टॉपिक देखेंगे, वेव्स की अक़साम। पहले हमने कहा था कि वेव्स होती क्या है। वेव्स बेसिकली एक वे होता है जिसके जरिए एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है मुंतकिल किया जाता है। अब कहते हैं वेव्स की अक़साम क्या है। वेव्स की ना बेसिकली दो बुनियादी अक़साम है। पहली है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बेसिकली यहाँ पे हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, फिर दोनों की एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तफसीली सवाल में अक्सर पूछा जाता है। तो मैकेनिकल वेव्स कहते हैं ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी अशात के लिए, मतलब जिनके मुंतकिल होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए हमें मीडियम की कोई ज़रूरत पड़ती है, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया या ठोस मटेरियल होगा। तो ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए किसी ना किसी मीडियम की, मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स। वो मीडियम कोई भी हो सकता है, वो हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकती है, ठोस भी, कोई भी मटेरियल हो सकता है। लाइक इसमें मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल दी जाती है वो हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना एक स्पीकर है जिसके जरिए आप ना कोई आवाज़ पैदा कर रहे हैं। ठीक है, कोई साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब आपने एक आवाज़ पैदा की, एक वेव्स प्रोड्यूस करवाएंगे। अब जो साउंड है, साउंड वेव्स हैं, ये जो आवाज़ है उसने यहाँ से हमारे कान तक पहुँचना है, वो कैसे पहुँचेगी? वो क्या होगा, वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, उसने अब एयर के जरिए जो है ना वो हमारे कान तक आती है। मतलब साउंड वेव्स होती है वो मतलब यहाँ पे हवा में कंप्रेशन पैदा करती हैं। हवा के पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे, अपनी जगह पे आगे पीछे जो है वो मूव करेंगे। जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी वो कंप्रेशन होगा, आगे एनर्जी चली जाएगी तो वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो ठीक है, जहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगे पार्टिकल्स, जो दोबारा से उनकी एनर्जी चली जाएगी तो वो दूर दूर हो जाएंगे, उसको रेयरफेक्शन कहते हैं। फिर एनर्जी जहाँ पे होगी वहाँ पे कंप्रेशन होगा, एनर्जी फिर आगे चली जाएगी। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए हमारे कान तक हमें सुनाई देती है। मतलब अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं इस तरह से, ये देखिए कंप्रेशन आगे से आगे जाता जा रहा है, मतलब ये पार्टिकल जो है ना वो आगे पीछे मूव कर रहे हैं। तो साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम कहते हैं ये ऐसी वेव है साउंड वेव जिसको हमारे पास मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी ऐसी वेव जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत पड़े, जैसे हवा की ज़रूरत पड़े, वो हमारे पास क्या होगी, मैकेनिकल वेव्स होगी। दूसरी मिसाल वो यहाँ पे दे रहा है कि फॉर एग्जांपल ये एक रस्सी थी, फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास रस्सी थी जिसको एक हमने एंड से यहाँ पे पकड़ के बांध दिया। आपके पास ये एक रस्सी थी स्ट्रेट, आपने इस एंड से उस रस्सी को पकड़ के ना ऊपर नीचे झटका दिया, जर्क दिया, जिसकी वजह से ये जो रस्सी है ये ऊपर नीचे इस तरह से मूव करना शुरू हो जाएगी, इसमें वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो वेव है ये मुझसे हमारे पास आगे की तरफ मूव ऑन करेगी। अब अगर रस्सी के अंदर वेव प्रोड्यूस हुई ना, तो ये रस्सी में ही वेव प्रोड्यूस हुई है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है जो आगे की तरफ ट्रैवल करेगी। तो इसी तरह से यहाँ पे इस मटेरियल की जरूरत पड़ी, इस रस्सी की जरूरत पड़ी, रस्सी होगी तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी थी वाटर वेव की, कि वाटर वेव कब प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल ये पानी के अंदर आप कोई पत्थर फेंकते हैं या कोई लकड़ी की शाख फेंकते हैं, तो उसमें देखा होगा कि आपके पास इस तरह से ना गोल गोल सर्कल्स जो है ना वो बनने शुरू हो जाते हैं, वेव्स बनना शुरू हो जाती है जो बाहर की तरफ जा रही होती है। पानी होगा तो बच्चे उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो कोई भी ऐसे मटेरियल जहाँ पे वेव्स को मुंतकिल होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए किसी भी मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उनको हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव। जैसे पानी में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे साउंड वेव्स की मैंने आपको मिसाल दे दी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको कोई ना कोई मीडियम की हवा की ज़रूरत पड़ती है, तब हमारे पास साउंड वेव्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल हो सकते हैं। इसी तरह से रस्सी की मैंने ठोस मटेरियल की एग्जांपल दे दी कि अगर रस्सी में आपने वेव्स प्रोड्यूस करवानी है तो उसके लिए रस्सी का होना ज़रूरी है, तभी तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगे। तो मतलब ये ऐसी वेव्स होती हैं जो खला में सफ़र नहीं कर सकती। सब खला का मतलब होता है वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कोई एटम, कोई हवा, कोई पानी, कुछ भी मौजूद नहीं है। इनको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऐसी वेव्स हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है मीडियम की, मतलब हवा होगी, पानी होगा, ठोस मटेरियल होगा, तब ये एक जगह से दूसरी जगह जो है मुंतकिल होंगी, वरना मुंतकिल नहीं होंगी। अगर पानी नहीं होगा या हवा नहीं होगी, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे कोई हवा नहीं है, मतलब खला है, कुछ भी नहीं है, तो साउंड वेव्स कभी भी हमारे पास यहाँ से हमारे कान तक हमें आवाज़ ही नहीं आ सकती। ठीक है, तो हमारे तक वो ट्रैवल ही नहीं कर सकती, हमारे तक पहुँच ही नहीं सकती। तो यहाँ पे जो मर्जी आप बोलते हैं, अगर यहाँ पे हवा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, मैं कभी भी उस आवाज़ को सुन ही नहीं सकती। ठीक है, तो कहते हैं ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत होती है कभी भी खला में सफर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इनके एनर्जी को मुंतकिल करवाने के लिए मीडियम की पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको मिसाल दी थी कि साउंड वेव को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हवा के पार्टिकल्स की मोशन की जरूरत पड़ती है। मतलब ये हवा आवाज़ इस एनर्जी इनको मिलेगी, हवा के पार्टिकल्स जो हैं वो कंप्रेस होंगे, कंप्रेशन होगा, फिर वो आगे जाएगी, कंप्रेशन पीछे रिलैक्स हो जाएंगे, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो रेयरफेक्शन हो जाएगा, एनर्जी कंप्रेशन, फिर एनर्जी आगे की तरफ जाती जाएगी। एनर्जी जैसे जैसे आगे जाती जा रही है तो कंप्रेशन आगे की तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो हवा के पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर ये मैं पानी में वेव्स प्रोड्यूस करवा रही हूँ, मुझे सॉरी वेव्स होंगी, पानी होगा,
पानी के मॉलिक्यूल्स या पानी के क्या लें के होंगे, मौजूद मॉलिक्यूल्स होंगे तभी तो अगर यहाँ पे एनर्जी मैंने वेव्स दी हैं तो हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे, जिसकी वजह से एनर्जी जब वो आगे की तरफ ट्रैवल करती है, मुंतकिल होगी। अगर यहाँ पे पानी मौजूद ना होता तो वो एनर्जी तो सिर्फ यहाँ पे ही रह जाती। तो पानी मौजूद होता है तो इसलिए हमारे पास जो एनर्जी है वो आगे की तरफ ट्रैवल करती है, ठीक है। तो मीडियम की जरूरत पड़ती है। मतलब इन सब में होता क्या है कि इन सब में जो पार्टिकल्स है ना वो अपनी ही जगह पे रह के वाइब्रेशंस करते हैं और इन वाइब्रेशंस की वजह से जो है वो एनर्जी आगे की तरफ मुंतकिल होती जाती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाई है कि हमारे पास साउंड वेव्स की एग्जांपल है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, एनर्जी आगे मुंतकिल हो जाती है, ये रिलैक्स हो जाते हैं। जहाँ पे एनर्जी आगे मुंतकिल होगी वो वाइब्रेट करेंगे तो अगले को एनर्जी मिल जाएगी, आगे चली जाएगी तो वो पीछे रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो रिलैक्सेशन का फिनोमेना होता है। इसी तरह से अगर आप कोई मिसाल लेते हैं कि ये उसकी आपने रोप की मिसाल ली थी, इसको एक एंड से बांध दिया था आपने, इस एंड से इसको झक दिया, ऊपर नीचे झटका दिया, तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होती है। अब ये वेव्स बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल ये रस्सी मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनी। अब ये देखिए एटम्स ऊपर नीचे अपनी ही जगह पे वाइब्रेटरी मोशन शो कर रहे हैं, मतलब अपनी जगह पे ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। आगे क्या जा रही है? एनर्जी जा रही है, वेव जा रही है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जो है वो अपनी ही जगह पे रहते हुए वाइब्रेटरी मोशन देते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेशंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो आगे से आगे मुंतकिल होती है। जैसे मैंने आपको पानी की मिसाल भी दी थी कि अगर आपने इसमें कोई शाख फेंक दिया, कोई पत्थर फेंका है, तो यहाँ पे क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे वाइब्रेशन शो करते हैं। जब ये ऊपर नीचे वाइब्रेशन शो करते हैं, इसकी वजह से हमारे पास जो एनर्जी आगे से आगे मुंतकिल हो रही होती है। तो पार्टिकल जो पानी के मॉलिक्यूल अपनी जगह से नहीं हिलते, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं अपनी जगह पे रहते हुए अपनी वाइब्रेटरी मोशन देते हैं। जैसे मैंने आपको फिगर भी दिखाई है कि वो अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे हरकत कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो आगे की आगे तरफ मुंतकिल होती रहती है। मतलब जो पार्टिकल है सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेशंस पैदा करेंगे, वो पार्टिकल आगे हरकत नहीं करेंगे, अपनी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेशंस देते रहते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जो है उसको आगे मुंतकिल करते रहते हैं। कहते हैं इसमें मिसाल के तौर पे आप क्या करें, एक रस्सी के एक सिरे को ऊपर नीचे हरकत दें। मतलब ये आपके वो इस मिसाल को जाहिर कर रहा है कि रस्सी ले, उसका एक सिरा यहाँ से बांध दे और दूसरे सिरे को हाथ में पकड़ के ना उसको नीचे ऊपर नीचे हरकत दे। अब जो इसके पार्टिकल्स होंगे, इसके एटम्स होंगे, वो ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी है, जो वेव है, ये वेव किस तरफ जा रही है? आगे की तरफ जा रही है। तो पार्टिकल इस रस्सी का कोई सा भी पॉइंट ले लें आप, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स ले लें, वो क्या करेंगे? वो ऊपर नीचे हरकत करेंगे। यहाँ पे वो इसी मिसाल को बता रहे हैं कि रस्सी का जो हर हिस्सा है वो ऊपर नीचे हरकत कर रहा है, लेकिन वेव किस तरफ जा रही है? वो खुद आगे की तरफ जा रही है। देखें वेव आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जो रस्सी है वो किस तरफ मूव कर रही है? वो ऊपर नीचे मूव कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर नीचे, मतलब अगर मैं इसके डिफरेंट आइटम्स की बात करूँ, अपनी जगह के ऊपर नीचे हरकत करते हैं, पार्टिकल्स आगे नहीं जाते। आगे क्या जाती है? सिर्फ वेव आगे जाती है, ठीक है। कहते हैं मैकेनिकल वेव्स की और भी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे साउंड वेव्स की मिसाल मैंने आपको दे दी। वो मतलब साउंड वेव्स है कि आपने साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवाई, तो उसको साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह या अपने आपके कान तक पहुंचने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। हवा वहाँ पे कंप्रेस होती है, फिर एनर्जी आगे जाती है, रिलैक्स होती है, आगे जाएगी एनर्जी, फिर आगे कंप्रेशन होगी, पीछे रिलैक्सेशन होगी। जहाँ पे पार्टिकल से एनर्जी निकल जाती है ना, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, तो हम कहते हैं वो रेयरफेक्शन, ठीक है। और जहाँ पे पार्टिकल्स को एनर्जी मिली होती है ना पानी के सॉरी हवा के मॉलिक्यूल्स को, तो वो कंप्रेस हो जाते हैं, उनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, तो वो हम कहते हैं कंप्रेशन है, ठीक है। मतलब मीडियम की जरूरत पड़ती है साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पानी के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है, वही मैंने आपको अगेन बता दिया कि हम पानी की मिसाल लेते हैं, पानी होगा तो बच्चे उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी ना, ठीक है, वो आगे की तरफ हरकत करेंगी। तो पानी की जो वाटर वेव्स होती हैं वो भी इसकी मैकेनिकल वेव्स में आ जाती हैं। रस्सी या स्प्रिंग में वाइब्रेशन, तो ये रस्सी की मिसाल भी तो हमने ली है, रस्सी होगी तो बच्चे उसमें वेव्स पैदा होंगी ना। जैसे मैंने रस्सी ली थी तो ऊपर नीचे उसको झटका दिया था, उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो रस्सी की यहाँ पे जरूरत होगी, रस्सी होगी तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। इसी तरह जो जल्सलों से होने वाली सेस्मिक वेव्स होती हैं, जो जल्सला हमारे पास आता है ना, मतलब जल्सले में क्या होता है कि हमारी पूरी जमीन जो है एक दफा हिल के रह जाती है, उसमें भी वेव्स बेसिकली जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही होती है। उसमें जमीन होगी तो बच्चे आपको जल्सला फील होगा, तो इसके लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो आसान अल्फाज में मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है, और उसमें एनर्जी एक जगह से मुंतकिल कैसे होती है? वो पार्टिकल्स जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उनकी वाइब्रेटरी मोशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, ठीक है। फिर आगे उसने उसकी मिसालें दी हुई हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग काम पे इसको देख सकते हैं। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स ही वो थी जिनमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिसमें किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ये खला में से भी गुजर जाती है। मतलब ऐसी जगह खला उसको बोलते हैं जहाँ पे किसी किस्म का कोई चीज़ मौजूद ना हो, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल, कोई हवा, कुछ भी मौजूद ना हो। तो अगर इनको किसी चीज़ की किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती तो ये किसका मतलब है? ये खला में से भी गुजर सकती है। कहते हैं इसकी सबसे जो बेस्ट मिसाल दी जाती है ना, एग्जाम्पल दी जाती है, वो दी जाती है जो सूर्य से रोशनी आती है हमारी जमीन पर। अब इसमें क्या देखा जाता है, हमारे पास जो सन से हमारे पास लाइट आती है, चाहे वो हीट एनर्जी है, मतलब जो हरारत आ रही है या फिर रोशनी आ रही है सूर्य से,
ज़मीन तक। आज सूरज और ज़मीन के दरमियान ना कुछ भी नहीं होता, मतलब खला होती है, स्पेस होती है, मतलब कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल, कोई हवा, कुछ भी नहीं होता। तो अब जो सन से हमारे पास हरारत या फिर रोशनी जो आती है ना, वो रेडिएशन के ज़रिए आती है। वो हमारे पास किसके ज़रिए आती है? ये रेडिएशंस के ज़रिए आती है, मतलब इन रेडिएशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हमारे पास जो सन से रेडिएशन आ रही होती हैं वो हमारी ज़मीन तक आती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? मुझे ये नेम से आइडिया हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ये ना सम होती है, मतलब इन दोनों को जमा करके इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये ब्लू कलर में शो की हुई है और ये ग्रीन कलर में ना आपको मैग्नेटिक फील्ड शो की हुई है। अब यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो जीरो है, ये बढ़ती 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 ज्यादा हुई फिर कम होती होती जीरो हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रही हो ना तो वो हमें क्या देती है? वो मैग्नेटिक फील्ड देती है। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती जाती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस तरह से एक दूसरे को पैदा करते करते एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ली जाती है, या फिर हमारे पास कह लें कि हमारे पास सूरज से ज़मीन तक आ जाती है। मतलब इनको बाहर से किसी एटम या मॉलिक्यूल की ज़रूरत पैदा नहीं होती, ये खुद एक दूसरे को प्रोड्यूस करवाते रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस तरह से हम कहते हैं ये खला में खुद ब खुद सफ़र कर लेती है, इसको किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमारे पास ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अच्छा अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना सिर्फ एक वेव नहीं है, मुझे इसकी ना पूरी एक रेंज होती है। मतलब ये हमारे पास हाई एनर्जी की भी होती हैं, कम एनर्जी की भी होती हैं, मतलब सारी इसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है। ये देखें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पूरी एक रेंज है। रेडियो वेव्स को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है, माइक्रोवेव को भी, इंफ्रारेड को भी, हमारे पास विजिबल भी है, अल्ट्रावायलेट भी है, गैमा रेज भी है, एक्स रेज भी है। अब ये सारी की सारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। ये सारी किस चीज़ से मिलकर बनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। अब इन सब में डिफरेंस क्या होता है? जी किसी की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसी की वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है? आगे कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वेवलेंथ किसको कहते हैं, फ्रिक्वेंसी किसको कहते हैं, वो देखेंगे। अब ये आसान अल्फाज में वेवलेंथ पता क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास वेव है, इसका अगर ये ऊपर वाला हिस्सा ना, इसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना उसको वेवलेंथ बोलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा कम हो रहा है, फिर और कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे वेवलेंथ बिल्कुल ही कम हुआ, ठीक है। तो ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ होती है, इस रेंज में क्या होता है? हर जो वेव होती है उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। माइक्रोवेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है, गामा रेज की वेवलेंथ बहुत कम होती है। या फिर हम इसको कह लें जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी ना उसकी एनर्जी कम होती है। अब ये देखिए यहाँ पे वेवलेंथ हमारे पास क्या है? ज्यादा है, इसका मतलब है इसकी एनर्जी कम है। यहाँ पे वेवलेंथ कम होती जा रही है, इसका मतलब है इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। या फिर हमारे पास कह सकते हैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की बात की जाती है। फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होती है? जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, मतलब हमारे पास जो वेवलेंथ होती है ना, ये देखिए हमारे पास दो क्रस्ट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना इसको क्रस्ट बोलते हैं। ये आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक्स में, ठीक है। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना इसको वेवलेंथ। तो और जितनी हमारे पास ये नंबर ऑफ टाइम ऑसिलेशन ज्यादा होती है ना, कितनी वेव्स गुजरी, जितनी ज्यादा वेव्स गुजरेंगी उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज्यादा होती है। अब ये देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी कम है क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वेव्स कम गुजर रही है, लेकिन यहाँ पे देखें वेवलेंथ कम होने की वजह से वेव्स क्या गुजर रही है? ज्यादा गुजर रही है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या है? ज्यादा। तो यहाँ पे इसी चीज को देखते हैं। मुझे हमारे पास अगर इस ग्राफ में हमारे पास देखें कि यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वेव्स कम गुजरेंगी, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कम होगी। लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ कम है तो ज्यादा ये देखें वेव्स गुजर रही हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या है? ज्यादा। तो वो इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पूरी एक रेंज होती है। इसमें रेडियो वेव्स भी आती हैं, इसमें माइक्रोवेव्स भी आती हैं, इसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस भी आती हैं, विजिबल भी आती हैं, अल्ट्रावायलेट भी आती है, एक्सरेज और गामा रेज भी। ये आपके पास यहाँ पे ये इसको शो भी करवा रहा है। ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये पूरी एक रेंज आती है। अब रेडियो वेव्स को बता भी रहा है कि आगे कहाँ कहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। रेडियो वेव्स जब आप लोग रेडियो स्टेशन सुनते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल पे आप रेडियो सुन रहे होते हैं, एफएम रेडियो। माइक्रोवेव्स कहाँ पे देखते हैं आप लोगों ने? ओवन वगैरह आप लोग घर में ओवन इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ उसमें गर्म करते हैं, तो उसमें जो वेव्स हो रही होती है ना, इस्तेमाल हो रही होती है, वो माइक्रोवेव्स होती है। इंफ्रारेड यहाँ पे दरमियान में आ जाती है। इंफ्रारेड होती है जहाँ पे हीट एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है, जैसे घर में आप कोई चूल्हा वगैरह जला रहे होते हैं, वहाँ पे हीट एनर्जी इस्तेमाल कर देते हैं। या फिर जो सूरज से हमें टेम्परेचर आ रहा होता है, जमीन गर्म हो रही होती है, हीट एनर्जी भी तो आती है ना, हरारत भी तो आती है सूरज से, तो वो भी कौन सी होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन होती है।
फिर हमारे पास आ जाती है विजिबल, जो घर में नजर आने वाली लाइट्स होती हैं या फिर जो सन से आने वाली रोशनी होती है जो हमें नजर आ सकती है रोशनी, ठीक है, उसको विजिबल बोलते हैं। फिर हमारे पास आती है अल्ट्रावायलेट, जो बच्चे ये बेसिकली सूरज से जाती है, ये ना हमारे पास कह लें नुकसानदेह रेडिएशन होती हैं जो हमारी जिस्म के लिए ठीक नहीं होती या सो ऑन, बॉडी के लिए ठीक नहीं होती है। अल्ट्रावायलेट का मतलब होता है जो नुकसान होते हैं, हाई एनर्जी की होती है, ये देखिए ये वेवलेंथ ज्यादा है या ऐसा ऐसा कम हो रही है, मतलब हमारे पास एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हाई एनर्जी की होती है। एक्सरे का होता है ये, इनकी एनर्जी और ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें वेवलेंथ मजीद कम होती जा रही है। तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे जिस्म का अगर किसी एक जिस्म के किसी एक हिस्से का हमने इमेज लेना हो ना, हमने उसका देखना हो, स्कैन करवाना हो, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। गैमा रेस तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की होती है, तो इसमें क्या होता है, ये आपने अक्सर आपने देखा होगा इस तरह से मशीन दिखाई जाती है ड्रामो वगैरह में, कि आपकी फुल बॉडी इमेज लेना हो तो वहाँ पे गैमा रेस को इस्तेमाल किया जाता है। अब इन सारी वेव्स में डिफरेंस क्या है, इनकी वेवलेंथ मुख्तलिफ है। यहाँ पे वेवलेंथ किसी की ज़्यादा है, किसी की वेवलेंथ कम है। दूसरा यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे किसी की फ्रिक्वेंसी कम है, यहाँ पे देखिए कम ऑसिलेशन है ना, कम वेव्स गुजर रही हैं, यहाँ पे ज़्यादा वेव्स गुजर रही हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो इन सब में डिफरेंट क्या चीज़ें हैं इनकी, या वेव्स की या तो वेवलेंथ मुख्तलिफ है या फिर फ्रिक्वेंसी मुख्तलिफ है, लेकिन सबकी स्पीड सेम ही है, सारी एक ही स्पीड के साथ हरकत कर रही होती हैं, सारी एक ही स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही होती हैं। सबकी जो स्पीड होती है वो हमारे पास क्या होती है, थ्री ये 5 0 है, 7 में किलोमीटर फी सेकेंड। इसको इतना लंबा लिखने की बजाय किलो का मतलब क्या होता है मुझे, 3 0, मतलब 1 2 किलो का मतलब यही होता है ना, 1000 होता है मतलब 3 0। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं हम, चाहिए 3 और 2 5 0 ये हो गए, किलो के 3 0 ये हो गए, तो 5 और 3 8 0, तो इसको मैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, ठीक है। या फिर इसको आप काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होंगे, लाइक वो हम लोग इसको काउंट नहीं करते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, तो इसकी निस्बत बेहतर यही है। आपके पास ये फार्मूला ने ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछी जाती है कि जो हमारे पास रोशनी की स्पीड है या फिर हमारे पास जो लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये जिसमें आप पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दिखा रहे हैं कि इसमें रेडियो वेव्स आ रही हैं, माइक्रोवेव्स आ रही हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी एक रेंज है कि इसमें ये वेव्स आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है बेसिकली ऐसी वेव्स होती है जो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, आगे उसकी डिटेल बता रहा है। इसमें ये वाली चीज़ जो है ना एमसीक्यू में पूछ ली जाती है कि इनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट होती है और सारी एक ही स्पीड के साथ मूव करती हैं। उसको स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ या फिर इसको 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड का मतलब होता है, इसको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ किलोमीटर पर सेकेंड, फी सेकेंड का मतलब होता है माइनस में, ठीक है। और हमारे पास क्या लेंगे, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ऐसे वेव्स होते हैं जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, डिफरेंशिएट करें बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये आप उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि मैकेनिकल वेव्स हमने पढ़ लिया कैसी वेव्स होती हैं जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती हैं। आप कहते हैं मैकेनिकल वेव्स को ना मजीद 2 अक़साम में तकसीम किया जाता है, एक होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कहते हैं ये बेसिकली ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये जो मैकेनिकल वेव्स की 2 किस्में, इसको किस बुनियाद पर इनकी तकसीम की गई है। कहते हैं वेव के ये इस बुनियाद पर इसकी तकसीम की गई है कि वेव के सफ़र करने की सिमत के मुकाबले में मीडियम के पार्टिकल्स की तरह वाइब्रेट करते हैं, कि मीडियम के पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी सिमत क्या है और किस सिमत में वेव हमारे पास सफ़र कर रही है। ये डिटेल में हम आगे जब इसको देखेंगे 2 किस्मों को तो हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा। मतलब सबसे पहले तो ट्रांसवर्स वेव्स को देखते हैं। कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो वेव के मीडियम के जो पार्टिकल है वो वेव की सिमत के अमूदन वाइब्रेट करते हैं। अमूदन का मतलब होता है जहाँ पे एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। तो वो अमूदन वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये अमूदी जो वाइब्रेशन होती है एनर्जी को मुंतकिल करने में मदद देती है, मतलब आगे एनर्जी मुंतकिल कर रही होती है। पार्टिकल्स खुद आगे हरकत नहीं करते, वेव आगे की तरफ बढ़ रही होती है। इसकी मिसाल जो दी जाती है वो ट्रांसवर्स वेव्स की एक रस्सी के साथ दी जाती है कि हमारे पास एक, ये जब मैंने आपको मैकेनिकल वेव्स बताया था तब मैंने उसको मैं आपको कहा था कि फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक रस्सी ली है, उसको इस एंड से बांध दिया, अब इस एंड से पकड़ के ना आपने उसको ऊपर नीचे वाइब्रेट मतलब जर्क दिया, झटका दिया, तो जब आप उसको ऊपर नीचे हिला रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें एक वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब पार्टिकल्स जो है इसके रस्सी के या रस्सी के जो एटम्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, वो ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं, लेकिन वेव किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो पार्टिकल की वाइब्रेशन ऊपर नीचे है, वेव आगे की तरफ जा रही है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम कहते हैं यहाँ पे जो पार्टिकल की मोशन है वो अमुदन है किसके, वेव की मोशन के, कि वेव आगे की तरफ जा रही है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं, तो ये दोनों अमुदन है। इस तरह की वेव को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव का।
जैसे ये गेन ये उसी रस्सी की, अगर मैंने उसको एटम्स के फॉर्म में दिखाया, पार्टिकल्स की फॉर्म में, तो ये देखिए पार्टिकल्स ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं, लेकिन वेव किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ। तो ये अमूर्तन है, मतलब पार्टिकल ऊपर नीचे, वेव आगे की तरफ। तो हमारे पास पार्टिकल के ऊपर नीचे हरकत करने को और वेव आगे की तरफ मुंतकिल होने की वजह से इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम कहते हैं अमूर्तन है। इस तरह की वेव को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसी चीज को कह रहा है कि जो वेव रस्सी के साथ उफ़क़ी सिमत में हरकत कर रही है, और रस्सी के हिस्से जो है अमुदी, मतलब जो हमारे पास रस्सी में अगर इस तरह से वेव प्रोड्यूस हो रही है, वेव किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ, ठीक है। वेव हमारे पास उफ़क़ी सिमत में हरकत कर रही है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं, तो वो किस तरफ है, वो अमुदी सिमत में है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह की वेव को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव। हमारे पास ये वेव किस तरह से हुई थी, हमने एक रस्सी ली थी, उसको एक एंड से पकड़ के बांध दिया था। अब जब हमने इसको ऊपर नीचे मूव करवाना शुरू किया, तो आप ये देखें, ये रस्सी मेन ये थी, जब आपने इसको इस एंड से पकड़ के ऊपर नीचे जर्क दिया, तो इस तरह से वेव जो है ना हमारे पास पैदा होना शुरू हो गई। अब वेव का कुछ हिस्सा ऊपर होगा, जब पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे तो कुछ ऊपर वाला हिस्सा होगा, कुछ नीचे वाला। कहते हैं जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम नाम देते हैं क्रस्ट का, जो बुलंद होता है सर, ठीक है। सबसे बुलंद नुकता जो होता है ना, ये वाला होगा, ऊपर वाला हिस्सा, ये क्रस्ट होगा। और जो नीचे वाला होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो ट्रफ होगा, ठीक है। तो ये क्रस्ट और ट्रफ की एक शॉर्ट फॉर्म में तारीफ आ जाती है। इसके अलावा ये हमने देखी थी ट्रांसवर्स वेव्स, किसमें, रस्सी में। कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स एक और जगह देखी जा सकती है, जिसमें मिसाल दी जाती है पानी पे बनने वाली वेव्स। हमारे पास उसमें भी क्या होता है, मिसाल आपको मैंने यही दी थी कि आप पानी में जब कोई पत्थर या लकड़ी की शाख है फेंकते हैं, तो यहाँ पे आपने एनर्जी देते हैं। अब यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो ऊपर नीचे वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन शो करेंगे तो जिसकी वजह से जो वेव है बाहर की तरफ मूव ऑन करती जाएगी, ठीक है। अब वेव बाहर की तरफ निकल रही है, मतलब इस तरह से सर्कल बन रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और लेकिन पार्टिकल्स जो है वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे। तो इनके दरमियान भी हमारे पास कितना एंगल बन रहा है, 90, मतलब ऊपरी सिमत में, बाहर की सिमत में हमारे पास वेव्स आ रही हैं, लेकिन पार्टिकल्स ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पानी की सतह पर जो वेव होती है वो बाहर की तरफ बढ़ रही होती है, आगे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पे रहते हुए ऊपर नीचे हरकत कर रहे होते हैं, वो वेव के साथ आगे नहीं बढ़ रहे। इसकी मिसाल में कहते हैं हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स में ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी ली जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किस तरह से ली जाती हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पे देखें ना, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी इस फॉर्म में शो किया जाता है, वेव की फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रो, मतलब वेव अगर आगे की तरफ जा रही है तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऊपर नीचे मूव कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अगर इसको वैसे देखा जाए तो डिटेल में, अगर आप इसमें बड़े लेवल पे इसको देखना है कि ट्रांसवर्स वेव्स कैसे है, तो ये देखें हमारे पास एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी वाई एक्सिस है हमारे पास, और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी जी एक्सिस है, लेकिन ये किस तरफ हरकत कर रहे हैं, तीसरे एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, और वेव किस तरफ, एनर्जी किस तरफ जा रही होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ ना परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तीनों एक दूसरे के मूव होते हैं, ये एक्सिस होते हैं। तो ये दोनों क्या होती हैं, जिस सेक्शन में भी जा रही होती है, मतलब एक दूसरे के तो ये होती हैं, लेकिन एनर्जी इन दोनों के मूव होती है, वो तीसरे एक्सिस के अलावा जो है वो मूव कर रही होती है। तो ये भी हमारे पास क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की सिमत के अमूदन वाइब्रेट कर रही होती है, कि एनर्जी मेरे पास किस तरफ जा रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, लेकिन इसके जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसके अमूदन है, एक्स एक्सिस के, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसके क्या है, अमूदन है। ये देखिए हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बाय एक्सिस में, एनर्जी किस तरफ जा रही है, एक्स एक्सिस के, तो ये अमूद नहीं है एक दूसरे के, ठीक है, पर 90 डिग्री के ऊपर है। इसी तरह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को देखूं, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी जी एक्सिस है, लेकिन एनर्जी किस तरफ जा रही है, एक्स एक्सिस, तो ये भी क्या है, अमूदन है। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी ट्रांसवर्स वेव की ही एग्जाम्पल है। आगे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं कि जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स उसी सिमत में वाइब्रेट करें जिस सिमत में एनर्जी जा रही है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे वो कहते हैं आपने साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवाई, यहाँ पे साउंड वेव में आगे की तरफ जाना है, मतलब वेव्स की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। अब जो हमारे पास एयर के पार्टिकल्स है ना, वो अपनी ही जगह पे रहते हुए आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे। वेव भी इसी तरफ जा रही है और पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। और जब हमारे पास एक ही सिमत में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, कंप्रेशन होते हैं, जहाँ में पार्टिकल्स की वाइब्रेशन ज्यादा होती है, आपस में पास पास होते हैं, उस एरिया को कंप्रेशन बोलते हैं। जब एनर्जी आगे चली जाती है तो पार्टिकल की एनर्जी खत्म हो जाती है, तो वो दूर दूर हो जाते हैं, वो हमारे पास रेफेक्शन होती है, ठीक है। तो ये कंप्रेशन और रेफेक्शन बनते हैं इसमें। जैसे ही मैंने क्लियर एग्जांपल आपको दिखाई थी कि साउंड वेव प्रोड्यूस होंगे तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे, हमारे पास पास आ जाएंगे, तो वहाँ पे कंप्रेशन होता है। लेकिन जैसे एनर्जी आगे चली जाएगी तो वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो आपस में दूर दूर चले जाएंगे, वो रेयरफेक्शन होता है। तो रेयरफेक्शन होता है जहाँ पे एनर्जी कम होती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जहाँ पे एनर्जी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन जो होती है ना आगे पीछे हरकत करने की, वो ज्यादा होती है, तो वहाँ पे कंप्रेशन होता है। तो एयर, मैंने साउंड वेव्स को आपको इंट्रोड्यूस इस तरह से करवाया था कि यहाँ पे पार्टिकल जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही होती है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में आगे पीछे मूव ऑन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में आगे पीछे मूव कर रहे हैं। जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पे कंप्रेशन होता है, पार्टिकल्स पास पास होते हैं, जहाँ पे एनर्जी कम होती है वहाँ पे दूर दूर होना शुरू होता है। ये देखिए यहाँ पे दूर दूर होना शुरू हो गया, तो वहाँ पे रेयरफेक्शन है।
तो मतलब इसमें पार्टिकल्स इस सिमत में आगे पीछे हरकत करते हैं जिस सिमत में एनर्जी आगे जा रही होती है। कहते हैं इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में दो हिस्से बाजार नजर आते हैं, एक कंप्रेशन होता है और एक रेफेक्शन। कंप्रेशन किसको कहते हैं बच्चे? जहाँ पे मॉलिक्यूल जो है पार्टिकल्स एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होंगे, पास पास होते हैं, जहाँ पे एनर्जी ज्यादा होती है। और रेफेक्शन क्या होता है? जहाँ पे एनर्जी कम हो जाती है और पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसकी दी जाती है? साउंड वेव्स की। यहाँ पे तो उसने आपके पास कोई सोर्स दिया हुआ है साउंड वेव का, कहते हैं आप इसको मिसाल ये भी ले सकते हैं कि आपने हाथ से कोई ताली बजाई है, ताली बजाएंगे तब भी तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होगी। जहाँ पे एनर्जी मिलेगी वो पार्टिकल्स आपस में पास पास आ जाएंगे, उनकी वाइब्रेशन ज्यादा होगी, तो वहाँ पे कंप्रेशन होगी। एनर्जी आगे चली जाएगी तो वो रिलैक्स हो जाएंगे, वहाँ पे एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, वो इसी चीज को कह रहा है कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ धकेले जाते हैं, उनकी वाइब्रेशन ज्यादा होती है, वहाँ पे कंप्रेशन बन जाती है। लेकिन जैसे एनर्जी आगे चली जाती है तो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, फैल जाते हैं, वहाँ पे रेफेक्शन बन जाती है। जैसे जैसे हमारे पास वेव आगे बढ़ती जाती है, कंप्रेशन रेफेक्शन जो है वो बनते बनते एट द एंड हमारे कानों तक आवाज आ जाती है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जहाँ पे पार्टिकल्स की वाइब्रेशन उसी सिमत में आगे पीछे हरकत कर रहे होते हैं जिस सिमत में आपके पास एनर्जी जा रही होती है। ट्रांसवर्स उसको बोलते हैं कि अगर एनर्जी आगे की तरफ जा रही है लेकिन पार्टिकल उसके अमूदी ऊपर नीचे हरकत कर रहे हो तो वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स के। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स किस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। एक में तो हमारे पास अमूदी वाइब्रेट कर रहे थे और एक में हमारे पास क्या थे? उसी सिमत में वाइब्रेट कर रहे थे जिस सिमत में एनर्जी जा रही थी। तो इस बेस पे ये दो एग्जाम है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की। ठीक है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं वो देखते हैं। ये तफसीली सवाल है, कहता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ़र्क लिखें, मिसालों के साथ बयान करें। तो ये ऊपर वाला टॉपिक है हमारे पास, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। मैकेनिकल वेव्स ऐसी होती हैं जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती हैं, फिर कैसे वो ट्रैवल करवाती है मीडियम के ऊपर, मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा रही थी, फिर उसके मिसालें देंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ तक जो है कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं ट्रांसफर्स ऑफ और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वजाहत करें, डायग्रामों मिसालों के साथ वाज़ा करें। मतलब ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नीचे वाला टॉपिक है, मतलब ये दो टाइप्स आपने इसमें करनी है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसमें साथ में मिसालें देनी है आपने डिफरेंट के कौन सी ट्रांसवर्स वेव्स और कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। जैसे साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में आपने रस्सी में वेव्स देखी थी। तो यहाँ तक इसका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो दोनों में से कोई एक क्लास में आ जाता है। ठीक है, अब ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है मैकेनिकल वेव्स की कोई सी दो मिसालें दें। तो सिर्फ और सिर्फ आपने नाम लिखने हैं मैकेनिकल वेव्स के। तो ये हमने मैकेनिकल वेव्स पढ़ा था, इसके एंड पे ना हमने इसकी मिसालें पढ़ी थी। मिसालों में कोई सी आपने दो देनी है, तो साउंड वेव्स की आप दे सकते हैं और पानी की वेव्स की दे सकते हैं। सिर्फ आप ये दो लिखेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है कौन सी वेव खला में सफर कर सकती है। तो आपने बताना है खला में कौन सी वेव सफर कर सकती है। वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, खला में सफर कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसका नाम लिखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो खला में सफर कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। आगे मुख्तसर सवाल में ना हमसे फर्क पूछा है, ट्रांसफर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल में क्या फर्क है, इसको मुख्तसर लिखना है। ठीक है, इसको डिटेल में नहीं लिखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप इनकी सिर्फ और सिर्फ तारीफ लिखेंगे और एक एक मिसालें दे देंगे तो काफ़ी होगा। ट्रांसफर्स वेव्स ऐसे होते हैं जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स की जो मोशन होती है वो अमूदन होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको लिखेंगे, ये पहली लाइन, इसमें कोई एक तरीके मिसाल दे देंगे। आप पानी की वेव्स की दे देंगे। ठीक है, या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये एक मिसाल दे सकते हो। पानी के वेव्स होती है ना वो हमारे पास होती है, पानी की सतह पर बनने वाली वेव्स जो है वो मिसाल। ठीक है, ये वाली लॉन्गिट्यूडनल वेव में इसकी आप तारीफ लिखेंगे, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये पहली लाइन, और इससे मिसाल दे देंगे आप साउंड वेव्स की। एक मिसाल जो है वो साउंड वेव की। ठीक है, तो ये वाली इसकी मिसाल दे देंगे। तो ये हमने इस टॉपिक में देखे जो इससे रिलेटेड हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे थे, शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे, एमसीक्यू क्या बन सकते हैं। मजीद बच्चे इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके,